नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। आज 9 तारीख शाम को कांग्रेस का जो अधिवेशन 84वां अधिवेशन अहमदाबाद में चल रहा था, उसकी अपडेट लेकर। तो उसमें क्या क्या हुआ, राहुल गांधी जी क्या बोले, उन्होंने वक्फ बिल को, संशोधन बिल को संविधान पर हमला बताया। और इसके बाद आरएसएस जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उस पर भी आक्रमण करेगी, ऐसी शंका उन्होंने जाहिर की। अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिया, इसके बारे में भी चर्चा की। ये 2 दिवसीय अधिवेशन का समापन हो गया। अधिवेशन में बुधवार को राहुल गांधी बोले, कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म की स्वतंत्रता होती है, या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लंघन है, संविधान पर आक्रमण है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं क्रिश्चियन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये एंटी रिलीजन बिल है, मतलब धर्म के विरुद्ध ये बिल देश के लोगों को महसूस होता है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। राहुल ने कहा कि बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री वहाँ के नेता से मिले, उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। ऐसा क्यों? कहाँ गई 56 इंच की छाती? जी हाँ, मोदी साहब, कौन से जिम में हो, बताओ, एड्रेस तो बोलो। ये 56 इंच की छाती बनाई कहाँ थी? इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक 4 घंटे चली थी। दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हो रहा है, जिसमें देश भर के 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल जी मौजूद थे। प्रियंका गांधी क्योंकि आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए नहीं पहुंच पाई। और कांग्रेस ने कहा क्या है? हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं पवन खेरा said, every section of society, be it the middle class, Dalits, tribals and minorities, are feeling cheated under BJP rule, and the entire country is looking forward the Congress with hope. ये कहा है उन्होंने। While the people are looking at the Congress, we are looking at Gujarat, because this state, the land of Mahatma Gandhi, Sardar Patel, had always shown us the way in difficult time. That is why our leadership has chosen Gujarat to hold the Congress Working Committee, CWC, and AICC session. We are sure Gujarat will shown as the way forward. Mr. Khera, who heads the party media and the publicity wing, said. ये पवन खेरा साहब ने अपनी तरफ से ये बयान दिया है। और राहुल गांधी साहब ने कहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, EVM से नहीं होना चाहिए। इस बात को तो ट्रम्प साहब ने भी दोहराया है कि भाई बैलेट पेपर से जो चुनाव होते हैं वही ठीक होते हैं, दूसरे जो चुनाव होते हैं वो सही नहीं होते, उसमें धांधली की जा सकती है। और खेरा साहब ने कहा कि अंडरलाइंड दैट डिस्पाइट स्लोगन्स द कांग्रेस मुक्त भारत, जो कि मोदी साहब ने कहा था, and attempts to eliminate it from the political map, the party continues to be the voice of the citizen, not just a political party. कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक राजनीतिक दल ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये विचारधारा है, इसको मारा नहीं जा सकता। देश में कांग्रेस का सफाया तो हुआ नहीं, परंतु एक बात जरूर हुई है, वो ये कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। करीब 35% से लेकर 45% तक जो एमएलए, सिटिंग एमएलए, एमपीज, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कांग्रेस की
जो उनकी मदर पार्टी थी वहां से निकलकर दगाबाजी करके, गद्दारी करके वो बीजेपी के अंदर आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जो गुजरात कांग्रेस के चीफ हैं शक्ति सिंह गोहिल said the AICC session is being held in Gujarat after 64 years. The last one was held at Bhavnagar 1961. Organizational restructuring with a focus on empowering district level leadership will be among the key focus area in the meet. The party would empower district Congress committees in term of decision making, ध्यान देने योग्य बात है, including having a say in elections, candidate for elections outline, responsibilities for both level management and the create an additional functional unit, mandal committee between the district level and the block level. जो ब्लॉक लेवल के प्रेसिडेंट्स होंगे उनकी भी भागीदारी होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होंगे उनके साथ में। Every DCC would have a political affair committee PAC that could formulate the party's response on important national political development as well as those pertaining to their state, said the party insiders. The structural changes would be include the DCC leading the ideological fight against the BJP as well as counter any polarizing narrative जो कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है at the ground level. Besides raising funds for the party and run media and social media campaigns. Soon after the session, Gujarat state, where the party has been out of power since 1995, करीब 30 साल हो गए, will be the starting point for the Congress to use changes aimed at empowering the organization at the grassroots level. ये भी कहा गया है। और नेहरू जी ने जो बनाया, मोदी जी उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और दूसरे दिन जब झंडा वादन की शुरुआत हुई, इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष खड़गे साहब ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक करके सार्वजनिक क्षेत्र को बेचकर अपने दोस्तों को दे रहे हैं और देश को बेचकर चले जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। शंका जाहिर की है उन्होंने। नेहरू ने जो बनाया मोदी ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि वो पर्सनल राइवलरी मानते हैं नेहरू जी के साथ। नेहरू जी की बराबरी का कद वो अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, जो कि होता नहीं है देश में। ज़बरदस्ती कोई किसी की इज्जत नहीं करता, जबकि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रही है। सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, ये बात पक्की है। इसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं है। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी भैंस की बात करते हैं, कभी किसी की बेटी को उठा के ले जाएंगे। उनकी खुद की पार्टी के अंदर बलात्कारी भरे पड़े हैं। कुलदीप सेंगर है, चिन्मयानंद है, और वो सिंह साहब हैं एक जो 6 बार MP भी रहे, और पहलवान बेटियों का उन्होंने उत्पीड़न भी किया। तो मेरा मानना ये है कि ये जो मोदी साहब नरेशन गढ़ना चाहते हैं वो गढ़ा जाएगा नहीं, ये बात पक्की है और जनता इस बात को जान चुकी है। राहुल ने कहा कि हमारी संगठन में काफ़ी बैठकें हुई हैं, हम चाहते हैं कि जिला अध्यक्षों को संगठन की नींव बनाया जाए, शक्ति बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को हम पार्टी की फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। आप सभी को लड़ना है, ये आसान नहीं है। इनके पास धन है, देश के सारे इंस्टीट्यूशंस इनके पास हैं, हेड सारे जो हैं वो इन्होंने बनाए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के CGI हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों। ब्यूरोक्रेट्स को 3-3, 4-4 बार एक्सटेंशन दे देते हैं। आप डबोल साहब को देखें, 80 साल के हो गए, 75 साल की बात करते हैं, उनको आज तक रिटायर नहीं किया। और जो 75 साल के रिटायरमेंट की बात करते हो ना मोदी साहब, आप खुद तो होने जा ही रहे हो। मोहन भागवत भी 75 साल के होने जा रहे हैं आपके साथ साथ, उसी हफ्ते में हो जाएंगे। क्या उनको भी रिटायरमेंट दोगे? तो ये कहना है, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। उनके पास धन है, सारे इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ उनके पास है। जीत हमारी होगी, जनता का प्यार हमारे साथ है। जो असल बात है वो ये है कि जो पब्लिक है
वो प्रेम की, प्यार की जो दुकान है, जो मोहब्बत की दुकान है, उससे प्यार करती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ जनता का प्यार है। आप देखिएगा आने वाले समय में जनता आपके साथ क्या, उनके साथ क्या करने जा रही है। राहुल बोंदे कि हमारे मन में सबके लिए रिस्पेक्ट है, हम सबकी इज्जत करते हैं, सभी धर्मों की भी इज्जत करते हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, महिला हो, कोई भी हो, नौजवान हो, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। मन में सबके लिए इनके मन में सबके लिए नफरत भरी हुई है। हिंदू मुसलमान करते हैं, ये सबसे पहला मुद्दा इनका ये है। मंदिर मस्जिद करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हैं, चीन को लाल लाल आंखें दिखाते नहीं कहते हैं, डॉलर का रेट जो है वो बढ़ जाता है और देश की इकोनॉमी कम हो जाती है, उसके विषय में बात नहीं करते। जो ज्वलंत प्रश्न हैं उनसे भागकर मन की बात को करते हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। कोई दलित है, मंदिर में जाना चाहता है, अभी आपने देखा क्या हुआ, एक दलित को मंदिर में जाने पर उस मंदिर का शुद्धिकरण किया गया इनके एमएलए द्वारा। गरीब किसान का बेटा, उसे अंग्रेजी नहीं आती, सीखनी चाहिए। हम उसको अंग्रेजी सिखाने के पक्ष में हैं, 2-3 लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, ऐसा राहुल गांधी बोले हैं। आरएसएस क्रिश्चियन पर आक्रमण करेगी, ये तो शक उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है नहीं, संविधान पर आक्रमण कर चुके। आरएसएस का जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, वो कहता है कि क्रिश्चियंस पर आक्रमण करने जा रहे हैं, एंटी रिलीजन बिल है ये, और लोगों को मालूम होना चाहिए। वे कहते हैं कि हर कम्युनिटी को देश का सम्मान मिले। हम चाहते हैं कि ये देश सबका है, ये देश किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश 146 करोड़ लोगों का है, सबका हिस्सा इसमें शामिल है, सबके खून का बलिदान इसमें शामिल है। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए, हमारे मुसलमान भाइयों ने जो बलिदान दिए, अभी रहते रहते आप देखें अब्दुल हमीद जो थे, जो हमारे राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन, उन्होंने सबने अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। राहुल ने और क्या बोला कि रामलीला मैदान में संविधान को जलाया गया, हम अंग्रेज आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े हैं। जो आरएसएस है वो कौन है? वो अंग्रेजों की पिट्ठू है, चमची है वो। और उनके सावरकर साहब क्या करते रहे, 65 रुपये उनको पेंशन मिलती रही सन 1966 तक, जब तक उनका देहांत नहीं रहा। और नथुराम गौडसे को अपना बाप मानने वाले बीजेपी ये करते क्या हैं, ये आप देखें। कांग्रेस इन सब बातों से परे है, वो देश का हित चाहती है, सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। आरएसएस ने रामलीला मैदान में संविधान को जलाया था, इसमें लिखा है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा नहीं होगा, परंतु हम कहते हैं कि हमारे देश का झंडा तिरंगा है। आरएसएस हेडक्वार्टर में 52 वर्षों तक इसको नहीं लहराया गया, ये भी त्रासदी है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल कर अडानी और अंबानी को बेच देना चाहते हैं। और क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा अडानी अंबानी को पूरा धन दिया जा रहा है। संविधान में कहीं नहीं लिखा देश का पूरा धन 2-3 लोगों, मैं कहता हूँ 15-20 लोगों में बांट दिया गया है, जो कि अनुचित है। सारी प्रॉपर्टीज उनको दी जा रही हैं, सारी प्लानिंग उनको दी जा रही हैं, सारे टेंडर उनके नाम से खुल रहे हैं। तो मैं भी इसका विरोध करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि बदलाव आने वाला है। देश की जनता जागृत हो चुकी है, देश की जनता सब कुछ पहचान चुकी है, सोशल मीडिया पे उसको पूरी जानकारी मिलती है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो प्रश्नों से भागता है, सत्ता पक्ष से प्रश्न ही नहीं करता। वो कहते हैं कि संविधान हमारी विचारधारा है, इसमें बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, बासव की विचारधारा विराजती है। आज इस पर हमला हो रहा है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल ने बोला है कि भारत जोड़ो यात्रा जो सफल हुई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो सफल हुई, उससे देश को मजबूती मिली है। और राहुल ने ट्रंप के नए टैरिफ के बारे में भी बात की। मोदी जी चू नहीं करते, यस सर कहते रहते हैं। ट्रंप ने अब की बार उनको गले भी नहीं लगाया, इस बारे में भी उन्होंने बात की है। राहुल जी बोले गरीबों का हक छीना जा रहा है, जो पावर्टी लाइन से नीचे लोग हैं उनका हक छीना जा रहा है। राहुल बोले BHEL, HAL, BSNL पहले दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को नौकरी देते थे, अब वो किसको देते हैं? अडानी के आदमियों को नौकरी देते हैं। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में माइन चाहिए, कहीं एयरपोर्ट चाहिए,
सारी अपॉर्चुनिटीज 90% दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा से छीनी जा रही है मोदी सरकार द्वारा। और उन्होंने क्या कहा, अग्निवीर के विषय में भी बात की, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और उसको पेंशन नहीं दी जाती। और राहुल क्या बोले, बांग्लादेश के सामने मोदी चुप रहे, मोदी एक शब्द भी नहीं निकालते। कहाँ है 56 इंची छाती? तेलंगाना में सारे गिग वर्कर्स, दलित, ओबीसी और आदिवासी जो हैं, वो नया उदाहरण दिया है उन्होंने कि सचमुच में विकास का काम कर सकते हैं ये सारे। वहाँ हम हर सेक्टर में आपको बता सकते हैं। मैं खुश हूँ जाति जनगणना जिस पर विशेष तौर से वो जोर देते हैं, और मोदी साहब उसको होने नहीं दे रहे। वो तो सामान्य जनगणना जो 2021 में होनी चाहिए थी, कोविड का बहाना लगाकर उसको नहीं होने दे रहे। तो मेरा मानना यह है कि वो जब तक नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ओबीसी रिजर्वेशन 42% तक पहुंचा दिया। जब दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी की भागीदारी की बात आती है तो बीजेपी के लोगों के मुंह में दही जम जाता है। ये कहा है, बीजेपी ने इसको रद्द कर दिया है। जाति जनगणना, इसका कानून पास होना चाहिए, ऐसा उन्होंने भाव प्रकट किया है। राज्यसभा में हम कानून पास करवाएंगे। जातिगत जनगणना यहीं से शुरुआत होगी। जैसे तेलंगाना में हालात हैं, हमने वहाँ पर जातिगत जनगणना की है। तेलंगाना में 90% आबादी ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी की है। मालिकों की लिस्ट में, सीईओ की लिस्ट में, सीनियर मैनेजमेंट में कोई भी 90% वाला व्यक्ति नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने की हैं। और उन्होंने कहा है कि ये बात जो है इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़े शायराना अंदाज में कही है कि उन्होंने कहा कि आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गॉड से के दौर में गांधी के साथ हूं। देखो ये क्या, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। उनके पास लेखनी की कला तो है ही है, परंतु उनमें भावना भी बहुत उच्च कोटि की है। उन्होंने कहा मैं गॉड से के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों को ऊर्जा को सलाम करता हूं। जो नई ऊर्जा लेकर ये आए हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। सत्ता में बैठे लोग नफरत को हथियार बनाए बैठे हैं। कांग्रेस प्रेम की बात करती है, कांग्रेस न्याय के मार्ग की बात करती है, न्याय के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। न्याय के नए योद्धा का नाम राहुल गांधी है। सीएम रहते हुए भी मोदी साहब गुजरात की गरीबी तो दूर नहीं कर पाए। अब ये बात खड़गे साहब ने कही है। और जबकि गांधीनगर में कांग्रेस की देन है, उसके ज़माने में जो बना है वो आज तक बना हुआ है, नई चीज़ें नहीं बनाई गई। कांग्रेस ने गुजरात में अपने रहते बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, परंतु मोदी साहब वहाँ की गरीबी दूर नहीं कर पाए। सरकार में सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, गवर्नर्स को भी लगाती है। अभी उन्होंने योगी साहब को भी फटकार लगाई है, जो वहां पर बुलडोजर के विषय में बात की है। तो उन्होंने कहा यह अंधा कानून यहाँ नहीं चलेगा। और गवर्नर्स को भी अच्छी तरह लताड़ा है, जैसे उन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को झाड़ा है। मुझे लगता है ये सभी गवर्नर्स को इससे सीख लेनी चाहिए। मोदी साहब देश की पब्लिसिटी नहीं, अपनी छवि बनाने के लिए काम करते हैं, ऐसा भी विचार उन्होंने प्रकट किया है। हम विषैले सिद्धांतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। गांधी जी ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक में सांप्रदायिक संस्थाओं के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था, कांग्रेस पूरे देश की सेवक है। सांप्रदायिक संस्थाएं जहरीले सिद्धांतों और कार्यों के लिए यह उचित प्रक्रिया होगी। कांग्रेस एक मजबूत जनमत तैयार करेगी और हम इस विषैले सिद्धांतों को जवाब देने के लिए इकट्ठे होंगे। तो काफ़ी चीज़ें आज कही गई हैं और संकल्प भी लिए गए हैं, कुछ नई चीज़ें भी कही गई हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर लब्बो-लबाब देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा अधिवेशन रहा है। गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भी कविता एक पढ़ी थी और उन्होंने इस विषय में अपने विचार भी प्रकट किए थे और धन्यवाद भी दिया था। तो मेरा मानना है कि आज जो ये अधिवेशन हुआ है 2 दिन का, ये काफ़ी कामयाब रहा है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ।
मेरी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें उत्साह मिलता है और आपको सारे अपडेट्स, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे रिचुअल्स हो, वो हम आपको उचित तौर पर देते भी हैं और हम शेयर भी करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।